स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर 4 जिसका नाम है सामाजिक न्याय, इंग्लिश में कहें तो सोशल जस्टिस। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 1 कवर करने वाले हैं, यानी कि इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में बनाएंगे। इस वीडियो में जानेंगे न्याय क्या होता है, ठीक है, और सामाजिक न्याय को स्थापित करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, और तीसरा टॉपिक होगा हमारा ये वाला सामाजिक न्याय के बारे में, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, और ये है जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत, ये हम जानेंगे कल की वीडियो में पार्ट 2 में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि न्याय बेसिकली है क्या, और जो विभिन्न विद्वान हुए हैं, राजनीतिज्ञ हुए हैं, उनके द्वारा न्याय क्या क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट, न्याय क्या है, ये है हमारा पॉइंट। तो जानते हैं न्याय क्या है। तो प्राचीन भारतीय समाज में न्याय जो था वो धर्म से जुड़ा हुआ था, और जिसकी स्थापना राजा के द्वारा की जाती थी। और न्याय राजा का एक प्राथमिक कर्तव्य होने के साथ साथ प्राचीन समाज में धर्म से जुड़ा था। यानी कि प्राचीन भारतीय समाज में जो न्याय था वो किससे जुड़ा हुआ था? धर्म से जुड़ा हुआ था, और जिसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती थी? राजा के द्वारा। न्याय का संबंध हमारे जीवन व सार्वजनिक जीवन से जुड़े नियमों से होता है, जिसके द्वारा सामाजिक लाभ कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। यानी कि ये जो न्याय होता है, न्याय का संबंध हमारे जीवन व सार्वजनिक जीवन से जुड़े नियमों के आधार पर होता है, और जिसके द्वारा सामाजिक लाभ कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। अब ये न्याय क्या होता है बेसिकली, अभी आपको पूरी डेफिनेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तो मैं बस आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ उसके बारे में। डेफिनेशन आपको भी 30 सेकंड बाद मिलेगी। देखिए, न्याय को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया जाता है। कैसे? अर्थात कभी कभी यह माना जाता है कि जैसे आप बोते हैं वैसा ही आप काटेंगे, और कभी कभी पिछले जन्म या ईश्वर की इच्छा में किए गए कार्यों का परिणाम माना जाता है। यानी कि कई बार तो ये कहा जाता है कि जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, ठीक है। और कई बार तो ये कहा जाता है कि अभी आप ये जो भोग रहे हो, जो कष्ट भोग रहे हो, जो आपने किया है, ये सब ईश्वर की देन है, और ये तुम्हारे पुराने जन्मों के, पिछले जन्म के कर्म हैं। तो इसे न्याय कहा जाता है, ठीक है। न्याय के 4 आयाम होते हैं: राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक और आर्थिक, ठीक है। अब विभिन्न विद्वान जो हुए हैं, राजनीतिज्ञ हुए हैं, उनके द्वारा न्याय को परिभाषित किया गया। तो उनके मत क्या हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करें। यानी कि अम्बेडकर जी कहते हैं कि न्यायपूर्ण समाज वह है जहाँ पर सभी व्यक्तियों के बीच भाईचारे की भावना हो, ठीक है। वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी असमानता नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से एक लोगों के बीच में मनमुटाव हो, ठीक है। और सभी मिलकर एक करुणा से, यानी कि एक भाईचारे से एक समाज का निर्माण करें, ठीक है। फिर सेलमन के अनुसार न्याय क्या है? सेलमन के अनुसार न्याय हर शरीर को उचित हिस्सा बांटने का एक साधन है। सेलमन के अनुसार न्याय जो है वो हर शरीर को उचित हिस्सा बांटने का एक साधन है, जबकि मार्क्सवादी अपनी ज़रूरतों के अनुसार प्रत्येक से अपनी क्षमता के अनुसार विचार करता है। यानी कि सेलमन जी कहते हैं कि जो न्याय है वो शरीर को उचित हिस्सों में बांटने का एक साधन है। शरीर को उचित हिस्सा बांटने का साधन है। वहीं जो मार्क्सवादी हैं वो कहते हैं कि अपनी अपनी जो ज़रूरतें हैं उनके अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार विचार करते हैं, ठीक है। फिर ग्रीक वैज्ञानिक, कौन से ग्रीक वैज्ञानिक? प्लेटो। ग्रीक वैज्ञानिक प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? देखिए कि इन्होंने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय की व्याख्या करते हुए कहा है कि लोगों का जीवन कार्यात्मक विशेषज्ञों के नियमों के अनुरूप है। लोगों का जीवन कार्यात्मक विशेषज्ञता के नियमों के अनुरूप है। यानी कि वो जो कार्य करते हैं उसमें जो उनकी दक्षता होनी चाहिए, जो दक्षता होनी चाहिए उस कार्य को करने के लिए विशेषज्ञता होनी चाहिए, वो नहीं होती है। तो इसीलिए जो नियम हैं उनके, जब वो काम उनसे बिगड़ जाता है तो उसके अनुरूप बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर है कि चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के अनुसार न्याय। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के अनुसार न्याय है कि गलत करने वालों को दंडित और भले लोगों को पुरस्कृत करके न्याय की स्थापना की जानी चाहिए। यानी कि ये कन्फ्यूशियस जी कहते हैं कि जो लोग भले हैं उनको
पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जो लोग गलत करते हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। ठीक है। फिर सुकरात कहते हैं, सुकरात के अनुसार न्याय क्या है, देखिए कि यदि सभी अन्यायी हो जाएंगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। साधारण शब्दों में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना न्याय है। यानी कि सुकरात कहते हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं उनका जो हिस्सा है उनके हिस्से का वो उतना उसे दे दो, फिर लड़ाई होगी नहीं तो न्याय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, न्याय तो अपने आप हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो सभी व्यक्ति अन्यायी हो जाएंगे और कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। वहीं जर्मनी दार्शनिक इमैनुअल कांट के अनुसार न्याय क्या है, ये कहते हैं कि हर व्यक्ति की गरिमा होती है, इसलिए हर व्यक्ति का प्राप्य यह होगा कि उसे अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए समान अवसर प्राप्त हो। यानी कि इमैनुअल कांट जी कहते हैं, जर्मनी दार्शनिक, कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी गरिमा होती है, इसलिए हर एक व्यक्ति को उसका जो हिस्सा है वो उसे दे देना चाहिए, जिससे वो अपनी प्रतिभा का विकास कर सके और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए समान अवसर प्राप्त कर सके। ठीक है। फिर बात करते हैं न्यायपूर्ण बंटवारा क्या होता है। तो न्यायपूर्ण बंटवारा के बारे में देखिए क्या पॉइंट है कि सामाजिक न्याय का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं के न्यायपूर्ण वितरण से भी है। सामाजिक न्याय का अर्थ ये भी होता है कि वस्तुओं और सेवाओं का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। यह वितरण समाज के विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच होता है ताकि नागरिकों को जीने का समान धरातल मिल सके। जैसा भारत में छुआछूत प्रथा का उन्मूलन किया गया है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है, कुछ राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए भूमि सुधार कदम भी हैं। न्याय के तत्व हैं जैसे सत्य, स्वतंत्रता, समानता, प्राकृतिक अनिवार्यता है। तो न्यायपूर्ण बंटवारा क्या है, भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे छुआछूत को ख़त्म कर दिया गया है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है, कई राज्य सरकारों के द्वारा भूमि सुधार के कदम भी उठाए गए हैं। तो ऐसे में जो संसाधन है उनका न्यायपूर्ण बंटवारा भी सामाजिक न्याय का एक हिस्सा है। ठीक है। तो ये था कि न्याय क्या होता है उसके बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा न्याय क्या होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग सेलमंड, प्लेटो, इमैनुअल कांट, ठीक है, सुकरात, कन्फ्यूशियस और न्यायपूर्ण बंटवारा क्या होता है। दूसरा टॉपिक है सामाजिक न्याय को स्थापित करने के तरीके। लेकिन इससे पहले सामाजिक न्याय के बारे में हम बात करते हैं कि ये क्या होता है। अभी हमने न्याय जाना है उसके बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे कि सामाजिक न्याय क्या होता है। ठीक है। तो चलिए सामाजिक न्याय के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में प्रत्येक व्यक्ति का महत्व। सामाजिक न्याय का अगर हम एक छोटी सी सिंपल लैंग्वेज भाषा में कहें तो जो भी व्यक्ति समाज में रहते हैं उनका महत्व होना चाहिए। समाज में जाति, धर्म, वर्ण आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उनके साथ जाति को लेके, धर्म को लेके, वर्ण को लेके, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। दास प्रथा के समय दासों को अन्य नागरिकों के जैसा समझा जाता था। दास प्रथा के समय जो दास थे और जो नागरिक थे उनको एक जैसा समझा जाता था। भारत में लंबे समय तक अछूतों को समाज का उपेक्षित अंग समझा जाता था। विश्व के अनेक भागों में अभी समाज में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समान नहीं है। ये सब सामाजिक अन्याय की स्थितियां हैं। यानी कि यहाँ पे ये बता दें कि सामाजिक अन्याय क्या है। तो सामाजिक अन्याय ये है कि छुआछूत करना, ठीक है, जो कि भारत में समाप्त कर दी गई है। स्त्रियों को पुरुषों जैसे समान अधिकार नहीं देना, उनका शोषण करना, ये सभी जो वो सामाजिक अन्याय की स्थितियां हैं। ठीक है। फिर आगे आता है ये पॉइंट है अगला कि सामाजिक न्याय की स्थिति में सभी को उचित स्थान प्राप्त होता है। यानी कि सामाजिक न्याय की जो स्थिति है उसमें समाज जो है वो सभी का उचित होता है। किसी भी देश की सरकार के लिए यह आवश्यक कर्तव्य है कि वे अपने बेरोजगार नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता उनकी मूलभूत ज़रूरतों के लिए प्रदान करें। यानी कि जब कोई देश जहाँ पे काम नहीं मिल रहा है किसी व्यक्ति को जो उनके नागरिक हैं तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी मिलना चाहिए। साथ साथ उन सरकार का यह उत्तरदायित्व है, दायित्व भी है कि उसकी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति की जानी चाहिए। बेरोजगारी सामाजिक अभिशाप है। जब तक सरकार इसको समाप्त नहीं करती, जब तक लोग अपनी बुनियादी आवश्यकताएं पूर्ति करने में अक्षम, तब तक वे अपनी बुनियादी आवश्यकताएं पूर्ति करने में सक्षम नहीं होंगे। अतः सरकार का दायित्व है कि वे प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार काम दें। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बेरोजगारी है
वो सामाजिक न्याय को कहीं ना कहीं खंडित कर देती है। ठीक है, तो ऐसे में सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए जो सरकार है उसके द्वारा इस बेरोजगारी ये जो अभिशाप है इसे ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, फिर आता है आगे पॉइंट क्या है, ये है कि किसानों की दशा अच्छी बनाने के लिए बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे गरीब और छोटे किसानों को सस्ती दरों पर ऋण मुहैया करा रहे हैं। यानी कि किसानों की अच्छी दशा बनाने के लिए, ठीक है, खेती की उपज बढ़ाने के लिए, उर्वरक खाद वगैरह लेने के लिए, मशीन लेने के लिए, ट्रैक्टर वगैरह लेने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उन्हें ऋण मुहैया करा रहे हैं, यानी कि ब्याज लोन दे रहे हैं। सुदूर ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सरकार को चाहिए कि वह विद्यालयों की स्थापना कराए और उनमें शिक्षकों की नियुक्ति करे ताकि उन इलाकों के सभी बच्चे स्कूल जा सकें। यानी कि सरकार का यह दायित्व है, जहाँ पर स्कूल नहीं है वहाँ पे स्कूल बनवाए और वहाँ के जो लोग हैं उनके बच्चों के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करवाए। ठीक है, तो ये था सामाजिक न्याय के बारे में। इस तरह से हम सामाजिक न्याय को समझ सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि जो सामाजिक न्याय है उसको किस तरह से हम स्थापित कर सकते हैं उसके बारे में। तो ये जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है ये हम कल की वीडियो में जानेंगे। अगली वीडियो में हम जानते हैं कि सामाजिक जो न्याय है उसको हम किस तरह से स्थापित कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है हमारा सामाजिक न्याय को स्थापित करने के तरीके। और तीन तरीक़ों से हम सामाजिक न्याय को स्थापित कर सकते हैं, जो कि जिसमें पहला है समान लोगों के प्रति समान व्यवहार करके, समानुपातिक न्याय के द्वारा और विशेष ज़रूरतों के विशेष ख्याल के द्वारा। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट ये है कि आधुनिक समाज में यह महत्वपूर्ण मांग है कि समाज में सभी लोगों को समान महत्व दिए जाएं, लेकिन यह निर्णय करना मुश्किल है कि हर व्यक्ति को उसके प्राप्य कैसे दिए जाए। यानी कि हम ये तो जानते हैं कि सभी लोगों को एक जैसा उन्हें समान बर्ताव किया जाना चाहिए, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि किस व्यक्ति को हमें क्या देना है। ठीक है, उसका प्राप्य क्या है, उसका हक क्या है, वो कैसे दें उसे, तो वो जानते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला है कि सामाजिक न्याय को स्थापित करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहला ये वाला कि समान लोगों के प्रति समान व्यवहार, यानी कि समकक्षों के साथ समान व्यवहार का सिद्धांत। ये क्या है, देखिए, सभी मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में कुछ समान शारीरिक विशेषताएं होती हैं, अतः वे समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी हैं। यानी कि जो मनुष्य है वो एक जैसा है और उन्हें एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए और वे समान बर्ताव के अधिकारी भी हैं। व्यक्तियों के आवश्यक अधिकार इस प्रकार हैं, यानी कि व्यक्तियों के जो अधिकार हैं वो कुछ इस तरह से हैं: जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इसमें समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अवसरों के उपभोग करने का सामाजिक अधिकार तथा मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार भी यहाँ पे शामिल किए गए हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि समाज में जो अन्य सदस्य हैं, ठीक है, जो अपने जीवन जीने, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को, ये तो उनके पास है ही, लेकिन उसके अलावा भी वे समान अवसरों का उपभोग करके अपने सामाजिक अधिकार को, मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकारों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से इन अधिकारों का उपयोग करके समान लोगों के प्रति समान बर्ताव को स्थापित किया जा सकता है, यानी कि सामाजिक न्याय को स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, वहीं एक ये दूसरा पॉइंट आता है कि समकक्षों, यानी कि समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत का मतलब यह है लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें उनके काम और कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए, ना कि इस आधार पर कि वे किस समुदाय के सदस्य, किस जाति के हैं, किस वर्ग के, किस नस्ल के हैं। यदि स्कूल में पुरुष शिक्षक को महिला शिक्षक से अधिक वेतन मिलता है तो यह अनुचित है, यानी कि सभी को उचित वेतन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कहीं पे भी किसी भी प्रकार का काम को लेके, किसी भी अवसर को लेके किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव अति महत्वपूर्ण और आवश्यक माना जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट क्या है, यह अपेक्षा स्वीकार किया जाता है कि वह व्यक्ति, मतलब कि जो कुछ व्यक्ति हैं उनके पास कुछ विशेषताएं होती हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं तो किसी के पास कोई दूसरी विशेषता है, किसी के पास कोई और विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया कि यह अपेक्षा स्वीकार किया जाता है कि व्यक्ति कुछ विशेषताएं मानव जाति के रूप में दिखाता है, इसलिए प्रत्येक समान दशाओं में समान व्यवहार
कायम करता है अधिकांश क्षेत्रों में जिसमें हम समानता के व्यवहार की आशा करते हैं। ठीक है, नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, ये सभी समान अधिकार हैं जो कि उन्हें मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये तो था हमारा समान लोगों के प्रति समान व्यवहार, समकक्षों के साथ समान बर्ताव का सिद्धांत। आई होप आप समझ भी गए होंगे। दूसरा आता है समानुपातिक न्याय। समानुपातिक न्याय, अब ये क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहला ये पॉइंट है सामाजिक न्याय। देखिए, किसी विशेष स्थिति में हर व्यक्ति के साथ समान बर्ताव अन्याय होगा, यानी कि कोई ऐसी स्थिति जहाँ पे जो समान बर्ताव है सभी लोगों के साथ वो किया जाए तो वो अन्याय होगा। कैसे? उदाहरण था, परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को बराबर अंक देना बिल्कुल गलत। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि मान लीजिए किसी बच्चे को बहुत आता है, उसने बहुत अच्छा लिखा है, किसी ने कुछ भी नहीं लिखा है, बहुत कम लिखा है और उसको नंबर नहीं भी मिलनी चाहिए, तो अगर हम वहाँ पे समान लोगों के प्रति समान बर्ताव को लाते हैं तो सिंपल सी बात है, तो ये अन्याय होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी मेहनत और कार्य कौशल के आधार पर अंक मिलने चाहिए, तभी उसके साथ न्याय होगा। इसलिए समाज में न्याय के लिए समान बर्ताव के सिद्धांत का समानुपातिक न्याय के सिद्धांत के साथ संतुलन बैठाना भी जरूरी है। ठीक है, समानुपातिक न्याय का मतलब क्या है? जो जैसी मेहनत कर रहा है, जैसा कार्य कौशल है उसके पास, उसी के आधार पे उसके साथ न्याय किया जाना चाहिए। यह समानुपातिक न्याय। फिर आता है तीसरा, वो जो कि है विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल। और वो क्या है? देखिए, विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल, यह लोगों के विशेष आवश्यकताओं के संदर्भ में पहचान करती है। इस सिद्धांत के द्वारा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाता है। यानी कि ये जो हमारा सिद्धांत है विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल, ये कुछ लोगों की विशेष आवश्यकताओं की ओर हमें इशारा करती है, अवगत कराती है। वो क्या है? ये समान बर्ताव के सिद्धांत का विस्तार करता है। यानी समान लोगों के प्रति जो समान बर्ताव का हमारा सिद्धांत है उसको विस्तार करता है। कैसे? समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत में यह अंतर निहित है कि जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं हैं उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव किया जाए। यानी कि कुछ संदर्भों में चारित्रिक रूप से जो एक दूसरे से भिन्न है उनके साथ अलग अलग तरीके का बर्ताव किया जाना चाहिए। उदाहरण था, विकलांग वाले लोगों को कुछ खास मामलों में असमान तथा विशेष सहायता के योग्य समझा जाना चाहिए। यानी कि जो विकलांग वाले लोग हैं उन्हें अधिक सहायता वाला समझा जाना चाहिए। ठीक है, जो कि मान लीजिए एक विकलांग है, एक सही है, तो विकलांग के साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उसे थोड़ा उसकी योग्यता वगैरह जो उसको विस्तार करने के लिए उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, उसकी सहायता करनी चाहिए। बेसिकली यह है विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल। ठीक है, फिर है ये वाला पॉइंट है कि संविधान में अनुचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में तथा शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण का प्रावधान इसी सिद्धांत के अंतर्गत हुआ है। यानी कि संविधान में जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के जो लोग हैं उनमें उनके लिए सरकारी नौकरियों में तथा शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए जो आरक्षण दिया गया है वो इसी सिद्धांत के आधार पर दिया गया। कौन सा सिद्धांत? विशेष ज़रूरतों के विशेष ख्याल के आधार पर। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट कि विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल। फिर हमने समानुपातिक न्याय को जाना और समान लोगों के प्रति समान व्यवहार, यानी कि समकक्षों के साथ समान बर्ताव का सिद्धांत। ये हमारा पॉइंट था सामाजिक न्याय को स्थापित करने के तरीके। तो आज की वीडियो हमारे यहाँ पे ख़त्म होती है, जहाँ पे हमने जाना कि न्याय क्या होता है। ठीक है, सामाजिक न्याय क्या होता है और सामाजिक न्याय को स्थापित करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा आपको ये चैप्टर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर कर देना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और भी मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपके चैप्टर 4 के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।